जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 3 का संबंध है 28 के साथ में, उसी प्रकार से 9 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 3 से यहाँ पर 28 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 3 से 28 बना है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 9 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि 3 से यहाँ पर 28 कैसे बना है। तो 3 से यहाँ पर 28 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 3 का किया गया है क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। और इस 27 के अंदर यहाँ पर हम +1 कर देंगे तो 27 और 1 मिलकर बन जाएगा 28। और ध्यान से देखिए 28 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 9 के अंदर और इस 9 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 3 की तरह इस 9 का भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 9 का क्यूब कितना होता है, आप सभी को पता है 9 का क्यूब होता है 729 है। और मेरे भाई 729 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 729 के अंदर +1 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 730। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 730। अब हमें देखना है कि संख्या 730 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो वहाँ सर संख्या 730 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए ध्यान से समझिए इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 37, 37 के बाद में दिया गया है 52, 52 के बाद में दिया गया है 72, 72 के बाद में दिया गया है 97, 97 के बाद में दिया गया है 127 और 127 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले दिया गया है 37, 37 से कितना बन रहा है 52, 37 से 52 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 37 में क्या कर दें +15 कर दें तो 37 और 15 मिलकर बन जाएगा 52। फिर देखिए 37 यानी कि 52 से कितना बन रहा है 72, तो 52 से 72 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 52 में क्या कर दें +20 कर दें तो 52 और 20 मिलकर बन जाएगा 72। फिर आगे देखिए 72 से बन रहा है 97, 72 से 97 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 72 में क्या कर दें +25 कर दें तो 72 और 25 मिलकर बन जाएगा 97। फिर आगे देखिए 97 से कितना बन रहा है 127, 97 से 127 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 97 में क्या कर दें +30 कर दें तो 97 और 30 मिलकर बन जाएगा 127। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 127 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ +15, उसके बाद में +20,
उसके बाद में +25, उसके बाद में +30, यानी कि यहाँ पर सभी में प्लस हो रहा है तो आगे भी क्या होगा, प्लस होगा। कितना प्लस होगा वो देखिए, यानी कि 15 में +5 करेंगे हो जाएगा 20, 20 में +5 करेंगे 25 हो जाएगा, 25 में +5 करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब सभी में +5 हो रहा है तो यहाँ पर आगे भी क्या कर देंगे, 30 के अंदर भी +5 करेंगे, तो 30 में +5 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 30 और 5 35 है। यानी कि 127 में यदि हम +35 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, 127 के अंदर +35 करना है। तो 127 के अंदर +35 करेंगे तो 127 और 35 मिलकर बन जाएगा 162, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 162। अब हमें देखना है कि संख्या 162 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो वहां से संख्या 162 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और इस मास्टर PDF सेट के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं सभी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड मिलेंगे, और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ माइनस है, C का अर्थ गुणा है तथा D का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या आएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। प्रश्न के अंदर हमें जैसे बोला गया है उसी प्रकार से हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए समीकरण के अंदर हमें सबसे पहले दिया गया है 24, उसके बाद में दिया गया है डी का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखिए डी का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम डी के स्थान पर क्या करेंगे, भाग करेंगे। इसी प्रकार से आगे क्या है, डी के बाद में है 8, फिर 8 के बाद में क्या है ए का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखिए ए का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे ए के स्थान पर प्लस करेंगे। फिर उसके बाद में कितना है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 के बाद में क्या है सी, यहाँ पर देखिए सी का अर्थ क्या है गुणा, तो सी के स्थान पर हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सी के बाद में दिया गया है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। उसके बाद में क्या है बी का अर्थ क्या है माइनस, तो यहाँ पर बी के स्थान पर रखेंगे माइनस। उसके बाद में क्या है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले समीकरण के अंदर हमें क्या करना है, भाग को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 8 का भाग देंगे 24 में, तो ये चला जाएगा 8 3 24। ठीक है, उसके बाद में क्या है प्लस, भाग करने के बाद में क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 12 और 4 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 12 चौक 48। फिर क्या बच गया, आगे बच गया माइनस का 6। अब यहाँ पर प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर प्लस का 3 और प्लस का 48 है, तो 48 और 3 मिलकर बन जाएगा 51। उसके बाद में क्या है माइनस का 6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 51 में से 6 को घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा
45। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 45। अब हमें देखना है कि 45 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 45 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि LIME को एक कोड के रूप में 129135 लिखा जाता है तो ORAINGE के लिए कोड क्या होगा। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि LIME को यहाँ पर 129135 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि ORANGE के लिए कोड क्या होगा। और इसको आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो आइए इसको यहां पर हम सोल्व करके देखते हैं। यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हमें यहां पर दिया गया है LIME। अब इसको क्या लिखा गया है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, LIME इसको लिखा गया है 129135। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व किया गया है वो देखिए। नंबरिंग यदि आपको याद है तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहला लेटर है L आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 12 नंबर पर और यहां पर लिखा गया है 12। उसके बाद में L के बाद में I आता है 9 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 9। फिर I के बाद में M आता है कितने नंबर पर, 13 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 13। फिर उसके बाद में क्या है E आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 5 नंबर पर और यहां पर लिखा गया है 5। यानी कि इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करके यहां पर लिखा गया है ऐसे की ऐसे। उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता देंगे कि ORAINGE के लिए कोड क्या होगा। तो क्या करना है, इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करके ऐसे कैसे लिखना है। अब यहां पर देखिए पहला लेटर है O आता है कितने नंबर पर, अल्फाबेट लेटर के अंदर O आता है 15 नंबर पर, यहां पर लिखेंगे 15। फिर O के बाद में क्या है R आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 18 नंबर पर, यहां पर लिखेंगे 18। R के बाद में क्या है A आता है कितने नंबर पर, 1 नंबर पर, यहां पर लिखेंगे 1। A के बाद में N आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर, 14 नंबर पर, यहां पर लिखेंगे 14। फिर उसके बाद में क्या है G आता है कितने नंबर पर, G आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 7 नंबर पर, यहां पर लिखेंगे 7। उसके बाद में क्या है E आता है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर, यहां पर लिखेंगे 5। ठीक है, यानी कि ORANGE इसके लिए कोड होगा ये। अब हमें देखना है कि 151 811 700 यानी कि 475 ये किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो हाँ सर, ये सभी हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, समय 4:20 होने पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, कोण ज्ञात करना है घंटे और मिनट की सुई के बीच में। तो यहाँ पर इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में आसानी से सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, तो यहां पर देखिए फॉर्मूला होता है थीटा बराबर है, यहां पर ध्यान से समझिए, थीटा बराबर हो जाएगा 60 घंटे माइनस 11 मिनट। ठीक है, उसके बाद में यहां पर हो जाएगा बटे के अंदर 2। अब यहां पर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, कोण। तो यहां पर हमें थीटा निकालना है, तो यहां पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर है 60। घंटा कितना दिया गया है,
तो मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है 4 घंटे, तो 60 का गुणा करेंगे 4 के साथ में, उसके बाद में क्या है 11, एम का मतलब क्या हो जाएगा मिनट, मिनट कितना दिया गया है 20, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 11 के साथ में गुणा कर देंगे 20 का, और इनके बटे में कितना दिया गया है 2। अब यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे तो ध्यान से समझिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 60 और 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौका 24, यानी कि 60 चौका हो जाएगा यहाँ पर 240, उसके बाद में माइनस है, फिर 11 का गुणा 20 के साथ में करेंगे तो 11 दूना की 22 है, यानी कि यहाँ पर 11 का गुणा 20 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 220, ठीक है। बटे में कितना दिया गया है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब थीटा बराबर यहाँ पर इसको सोल्व करिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 240 में से 220 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 20, बटे में कितना दिया गया है 2। अब यहाँ पर देखिए 20 के अंदर है 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी कि थीटा बराबर 10 डिग्री। अब हमें देखना है कि 10 डिग्री किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 10 डिग्री हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से लागू हुई थी या कब से कब तक चली थी, तो मेरे भाई याद रखना प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से 1956 तक, ठीक है मेरे भाई, 5 वर्ष के लिए चली थी ये, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर याद रखना राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 35 वर्ष राज्यपाल बनने के लिए उम्र होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मालाबार तट खाली स्थान के मध्य स्थित है, ऑप्शन ए है मुंबई और केरल के मध्य है, ऑप्शन बी है गोवा और गुजरात के मध्य है, ऑप्शन सी है गुजरात और कन्याकुमारी के मध्य है, और ऑप्शन डी है मंगलोर और कन्याकुमारी के मध्य है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो मालाबार तट है ये मंगलोर और कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पोंगल बांध जिसे महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है निम्न में से किस नदी पर स्थित है, मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। यानी कि आपसे पूछा गया है कि पोंगल बांध किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो पोंगल बांध है ये व्यास नदी पर स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि ऑप्शन ए उसका उच्च क्वथनांक होता है, ऑप्शन बी है उसका द्विध्रुव आगुण अधिक होता है, ऑप्शन सी है उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है और ऑप्शन डी है उसका कोई रंग नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आगुण क्या होता है, अधिक होता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों का अंतरण है, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉनों का अंतरण है, ऑप्शन सी है प्रोटॉनों का अंतरण है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न पर स्टार भी लगा सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पिंडों को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का अंतरण, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का अंतरण क्या होता है, जिम्मेदार कारक होता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोशिका केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि कोशिका केंद्रक की खोज सर्वप्रथम की थी वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लूरा। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।